नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यूपी स्पेशल की जो क्लास चल रही है उसमें प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक। इससे पहले भी हम लोग कई टॉपिक देख चुके हैं, तो वो क्लास आप लोग लगातार देख ही रहिएगा। और ये जो पीडीएफ है आपको डेली के डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जा रही है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये याद होता नहीं है इतनी जल्दी। और इससे क्वेश्चन बड़े सरल सरल से आते हैं और हम लोग गलत कर आते हैं, है ना। तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी पीवाईक्यू एनालिसिस की है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है। और एक आ रहा है जो कवि होते हैं उनकी रचनाएं होती हैं वहां से, तो वो भी टॉपिक आपका कवर कर लिया जाएगा। आज प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे बाणभट्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाणभट्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो सबको पता है भैया हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। और हर्षचरित की रचना थी एक, और एक थी कौन सी रचना, कादम्बरी। तो दो याद रखिएगा आप, हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये हो गई बाणभट्ट की। फिर निजामुद्दीन औलिया से कैसे क्वेश्चन आएगा। ये आएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताएं यूपी से रिलेटिव है ये सब, तो कहीं ना कहीं यूपी के कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में रहा होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट हमें याद कर लेने हैं। वैसे तो देखिए यूपी पीसीएस में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पीवाईक्यू आप देखोगे, और जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे पीवाईक्यू उसमें दिखा है कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है लगातार। तो सूफी संत बाबा फरीद के ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया से, इतना ही याद रखिएगा। अब बदायूं देखना है हमें, तो बदायूं कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये वाला एरिया है, ये है आपका बदायूं में, ठीक है ना। अच्छा, देख लेते हैं ये वाला जो एरिया है ये बदायूं में है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। फिर जियाउद्दीन वर्नी से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जियाउद्दीन वर्नी से पूछेगा कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था, तो बुलंदशहर में। फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही ये दोनों इनके ग्रंथ थे। कौन से, जियाउद्दीन वर्नी के। एक तो बुलंदशहर में इनका हुआ था, जन्म हुआ था बुलंदशहर में, ठीक है। जो वर्नी साहब थे वो बड़े बुलंद आदमी थे। और इनका जो फतवा ए जहांदारी ग्रंथ था और एक तारीख फिरोजशाही इनका ग्रंथ था, ठीक है। इतने ही पॉइंट याद रख लीजिए। अमीर खुसरो का कहाँ पर जन्म हुआ, पटियाली कासगंज में। तो कहाँ पर है पटियाली, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बदायूं के लेफ्ट में आप देखोगे तो ये हो गया आपका कासगंज पटियाली में, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म होने के साथ साथ इनको भारतीय तोता कहा जाता था। तोता ये हिंदी भी कहते थे। निजामुद्दीन औलिया की ये शिष्य थे, तो यहाँ पर इनको इंपोर्टेंट तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। फिर टोडरमल को याद रख लीजिएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सीतापुर में। टोडरमल का कहाँ पर, सीतापुर, ये दिख रहा है आपको सीतापुर, ठीक है ना। तो मैप के माध्यम से हम लोगों ने सारी की सारी लोकेशन भी साथ के साथ देखते चल रहे हैं, जिससे कि याद हो जाए। सीतापुर दिख गया। फिर दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप दिया, ठीक। तो ये दहसाला व्यवस्था इनके लिए आप याद रखिएगा, टोडरमल के लिए। और भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप दिया। दहसाला व्यवस्था पूछी गई है ना। तो आपकी पूछ सकता है कि भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप किसने दिया है, तो वो दिया है टोडरमल ने। अब अजुल अबुल फजल से एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये होता आगरा में। और आगरा तो सबको पता है कहाँ पर है, ये देखिए आपका दिख रहा है आगरा, ठीक है। तो मैप को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, आगरा में इनका जन्म हुआ। अब अबुल फजल का आगरा में जन्म करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए सबसे पहला तरीका रहेगा कि अबुल फजल जो थे नौ रत्नों में से एक थे। किसके नौ रत्नों में से, जो अकबर के नौ रत्न थे। और इन्हीं के भाई फैजी थे, तो उनका फैजी का भी जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी आगरा में। और अबुल फजल का भी जन्म आगरा में। क्योंकि आगरा में क्यों हुआ, क्योंकि वहीं पर तो अकबर रहते थे ना। तो इनको वहीं से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और अकबरनामा और आईने अकबरी इनकी दोनों की, क्योंकि ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, तो अकबर के ऊपर ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी दो इनकी रचनाएं थी। ये दोनों की दोनों रचनाएं आप याद रखिएगा। फिर बीरबल से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जन्म कहाँ पर हुआ, जालौन के कालपी में। तो जालौन कहाँ पर, देखिए ये है बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन, झांसी से लगा हुआ। वहीं पर कालपी जगह में इनका जन्म हुआ था, किसका, बीरबल में, ठीक है। बड़े चतुर आदमी थे। और अकबर के नौ रत्नों में शामिल किया गया था, और अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। तो ये उपाधि पूछी गई है पीवाईक्यू में, यूपी ट्रिपल एससी की में, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिएगा। फिर सर सैयद अहमद खां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये तो दिल्ली में हुआ था इनका। लेकिन इनको हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया था ना, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से बन गया था। और 1878 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो सर सैयद अहमद खान से कितना याद रखना है, जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। लेकिन अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। और 1878 में फिर 1857 की क्रांति के बाद जब स्थिति चेंज हुई, तो 1878 में फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी इसने स्थापना की थी। तो स्कूल भी इन्होंने किया और कॉलेज भी किया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए जो प्रमुख व्यक्ति थे उनसे संबंधित।
अब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको और देख लेते हैं कौन-कौन थे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है? तो पहले क्रांतिकारियों को देख लेते हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई का। तो बचपन का नाम क्या है? मनु। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। तो वाराणसी से इनको रिलेट कर सकते हैं, वाराणसी से, क्योंकि इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और झांसी के जो महाराज थे गंगाधर राव, उनसे इनका विवाह हुआ था, इसलिए ये झांसी आ गई। और फिर झांसी में उन्होंने, बाजीराव ने उन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। और 18 जून 1858 को अंग्रेजों की जो सेना थी उससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और वीरगति प्राप्त इनको कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ग्वालियर में, ठीक है? झांसी से लगा ही हुआ एक शहर है एमपी का, ग्वालियर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर, वहां पर इनके वीरगति को ये प्राप्त हो गई थी। और 1857 की क्रांति में तो इनको बहुत ही वीरांगना लक्ष्मीबाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी वीरता से ये लड़ी हुई थी, है ना? और झांसी का किला जो है बड़ी ऊंचाई से वहां पर इन्होंने घोड़ा भी कुदाया था, ठीक। फिर अजीजन बेगम, जन्म कहाँ पर हुआ? लखनऊ पे। लखनऊ की तो लोकेशन दिख ही रही होगी, लखनऊ की लोकेशन तो दिखानी नहीं पड़नी पड़नी चाहिए, है ना? लेकिन अगर दिखानी पड़े तब भी दिखाई देते हैं। देखिए ये हो गया लखनऊ, ये हो गया आपका कानपुर, और ये हो गया झांसी। तो झांसी की रानी झांसी में, और ये हो गया प्रयागराज। अभी देख लेते हैं आप सबको। देखिए अजीजन बेगम जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। और 1857 की क्रांति में महिलाओं को संगठित करने का कार्य इन्होंने किया था। किसने? अजीजन बेगम ने। फिर नाना साहब से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाना साहब धोदो पंथ के नाम से चर्चित थे ये। और 1857 की क्रांति में ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ये पॉइंट यहाँ पर और जोड़ा जा सकता था, ठीक है। और अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र भी बनाया था। तो ये नाना शाह भी थे। और बाद में ये नेपाल चले गए थे 1857 की क्रांति के बाद। और नेपाल में ही फिर आज तक इनका पता नहीं चला कहाँ चले गए, ठीक है। और तात्या टोपे, मूल नाम इनका पूछा जाता है रामचंद्र। और बिठूर के ये पेशवा बाजीराव द्वितीय की रेख में इनका पालन पोषण हुआ था। तो तात्या टोपे को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय से क्या याद रखना है? एक तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में, तो ये रहा प्रयागराज, ठीक है। और दूसरा, फिर इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यूपी की, ठीक है। तो अभी हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखेंगे तब और बेहतर तरीके से देख लेंगे। तो बनारस आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपसे ये पूछा जा सकता है। तो मदन मोहन मालवीय ने, ठीक। मोतीलाल नेहरू से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? जन्म इनका प्रयागराज में ही हुआ है, प्रयागराज हम लोगों ने देख ही लिया है ठीक से, है ना। सी आर दास के साथ मिलकर कांग्रेस का खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, कांग्रेस के खिलाफ में, ठीक है, खिलाफत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत है। कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1928 में, है ना। तो ये डेट आप सन भी याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था और किसके साथ इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था? सी आर दास के साथ। राम प्रसाद बिस्मिल से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो इनका जन्म पूछ सकता है कहाँ पर? शाहजहांपुर पर। और काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी हो गई थी, है ना। तो इनका इतना ही पॉइंट याद रखिएगा। जन्म कहाँ पर? शाहजहांपुर में। काकोरी केस, काकोरी केस क्या था? एक ट्रेन था, उसको लूटा गया था, ठीक है। तो वही उसी केस में इनको फंसाया गया था। और गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। कब? 1927 में। तो अगर याद रखना है तो स्वराज पार्टी जब 1928 में बनी थी ना, उसी से पहले फांसी दे दी गई थी। फिर चित्तू पांडे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो बलिया में अस्थायी सरकार जो बनाई गई थी ना, वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में ही बनाई गई थी। कब? 10 अगस्त 1942 को, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जिला चंदौली में इनका जन्म हुआ था। चंदौली तो पता ही होगा कहाँ पर है, ये है चंदौली, है ना। ये चंदौली हो गया, ठीक है। और चित्तू पांडे कहाँ से थे? ये बलिया से थे, ठीक। गोरखपुर, गोरखपुर में फांसी किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को। और शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। तो सारी की सारी क्वेश्चन एक साथ देख ली। तो लाल बहादुर शास्त्री से क्या पूछेगा? एक तो जन्म कहाँ पर हुआ था? चंदौली में। और 1964 को ये प्रधानमंत्री बने थे। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक। तो इतना ही 4 पॉइंट याद रखिएगा, इससे ज्यादा क्या ही याद रखना है ना। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिकाओं को अब हम लोग बेहतर तरीके से देख लेते हैं। और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड करते चलिएगा साथ के साथ, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पर तो हम लोग उसको अपलोड करते ही जा रहे हैं। तो आप वहां से आप उठा लीजिएगा और उसको अपने पास सेव करके रखिएगा, है ना। तो 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंटर कॉलेज की स्थापना हुई सबसे पहले। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या पूछा जाएगा कि 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई सबसे पहले। और फिर उसके बाद 1882 में 82 में क्या हुआ? हंटर कमीशन बना। किसने बनाया था इसको? तो लॉर्ड
रिपन ने इसको बनाया था, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने इसको बनाया था और स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया था। तो इसका टारगेट क्या था कि स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो रिपन के कार्यकाल में ये आया था, हंटर कमीशन 1882 में। ठीक है, इतना याद रखिए। इसके बाद 1917 में क्या याद रखना है, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन से क्या याद रखना है, विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा से अलग कर दिया गया था। तो ये किया गया था सैडलर आयोग में। सैड कब होगे, तब आप कर्ज ले लोगे, है ना, तो कर्जन के समय ये आया हुआ था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा स्तर तक की शिक्षा से अलग करना, ये कब हुआ था, 1917 में। फिर 1981 में क्या हुआ था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बनाई गई थी। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए अगर बात करें तो 2011 में राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया था, एक शिक्षा का अधिनियम लाया गया था 2009 में। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया था। तो एक तो ये याद रख लीजिएगा प्राथमिक शिक्षा से। और फिर एक चलाया गया था समग्र शिक्षा अभियान 2। ठीक है, ये तो अभी 2021 में प्रारंभ हुआ था और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये चला था, है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, अगर समग्र शिक्षा अभियान, तो आपको याद रख लेना है 2021 में ये प्रारंभ हुआ था और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये चला था। ठीक, फिर ऑपरेशन कायाकल्प आया। ऑपरेशन कायाकल्प कब आया था, ऑपरेशन कायाकल्प आया था ये आपका 2018 में। ठीक है, 2018 में ये प्रारंभ हुआ था और उसके बाद कब तक चला था, तो सरकारी, क्या उद्देश्य था इसका, सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अव्यवस्थापक स्थितियों को बेहतर करना। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कायाकल्प आपको सन इसका याद रख लेना है, 2018। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में आया। फिर मध्याह्न भोजन योजना का भाई 15 अगस्त 1995 से प्रदेश में 38 जनपदों में आई थी ये। 15 अगस्त 1995 में ये लागू हुई थी मध्याह्न भोजन योजना। तो एक तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 में। और प्रदेश के कितने जनपदों में स्टार्ट हुई थी ये, तो 38 जनपदों में लागू हुई थी। और 1996 में सभी जनपदों में, मतलब 75 जो जिले हैं उन्हीं सारे के सारे जिलों में ये लागू हो गई थी। फिर देख लीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ लेता है कितने हैं, एक तो ये पूछ सकता है, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यूपी में। ठीक है, कौन कौन से हैं, कब कब बने, ये कुछ भी पूछ सकता है और कहाँ पर है। तो सबसे पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कब बना, वाराणसी में 1916 में। किसने बनाया था इसको, मदन मोहन मालवीय ने, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, फिर बना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में 1920 में, 4 साल बाद। ठीक है, +4 कर दीजिए। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी बनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में, 1989 में। ठीक है, उसके बाद फिर बना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कब बना, 1887 में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो 1887 में बना ना, ये बना था 1887 में कॉलेज। ठीक है, लेकिन ये केंद्रीय विद्यालय कब बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये बना है 1905 में। ठीक है, तो ये 1905 भी एक डेट याद रख लीजिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में जो बना था, ये बना था 2014 में, मोदी जी जैसे ही गवर्नमेंट में आया ना, तो इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बना दिया गया था। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में, और ये कब बना, 2017 में। तो ये हमारी 6 यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं यूपी में। ठीक, कौन कौन सी, एक तो बीएचयू हो गई आपकी, ठीक है, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर, इलाहाबाद में, प्रयागराज, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो नाम से ही समझ में आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ का नाम होगा, ये होगा झांसी का। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में बनाया गया 2017 में। तो ये 6 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक, फिर केंद्रीय डीम्स विश्वविद्यालय बनाए गए 4। डीम्स विश्वविद्यालय क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो डीम्स विश्वविद्यालय वे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी एक बड़ा काम किया है और ये अब यूजीसी के तहत अनुदान पाते हैं। ठीक है, और उससे ही चलते हैं ये। तो ये एक तरीके के कह सकते हैं, इनकी भी पावर उतनी ही होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर, बस ये डीम्स विश्वविद्यालय होते हैं, इतना इसमें अंतर होता है। और ये मार्कशीट वगैरह भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई मार्कशीट की पावर कम हो जाएगी। ठीक, तो पहला कौन सा हो जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, 1983 में बनाया गया था। तो पूछा बहुत जाता है ये पूछा जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको करना है इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, फिर केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ में, वाराणसी में, ये कब बनाया गया था, 1967 में।
तीसरा है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज में, ये 2000 में बनाया गया था। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नाम से ही आ रहा है मोतीलाल नेहरू, तो प्रयागराज में 2002 में। ठीक है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कौन कौन से। भारतीय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, ये तो सबको याद होगा। फिर ये भी याद रख लीजिएगा उच्च तिब्बती संस्थान, तिब्बती लगा हुआ है इसमें, ध्यान रखना है, लेकिन है कहाँ पर ये, सारनाथ वाराणसी में। ठीक, फिर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा में है, कहाँ पर, प्रयागराज में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, ये भी प्रयागराज में। अब देखिए ये जो इज्जत नगर वाला बना था चिकित्सा अनुसंधान, पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये कब बना था, 1983 में। और तिब्बती संस्थान कब बना था, ये 1967 में। और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कब बना, 2000 में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कब बना, तो 2002 में। ठीक है, ये याद रह जाएंगी, 4 डीम्स यूनिवर्सिटी आप याद रखिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं प्रमुख राजकीय विश्वविद्यालय। तो प्रमुख राजकीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, मतलब जो कि फेमस है। एक तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है, ये भी याद रखिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सबको पता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ में, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अयोध्या में। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो है प्रयागराज में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, और एक ये सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, ये बड़ा पूछा जाता है, मिलान करने को आता है। सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आजमगढ़ में है। और माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो शाकंभरी देवी का मंदिर भी है सहारनपुर में, तो ये सहारनपुर में हो गया। ठीक है, ये निर्माणाधीन है 3। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। ठीक, तो सुहेल देव, माँ शाकंभरी देवी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये 3 है निर्माणाधीन, बाकी ये बन चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप देख लेते हैं जो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं, वो कृषि विश्वविद्यालय देख लेते हैं। तो एक तो है आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पर, कानपुर में। ठीक, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अयोध्या में। तो ये दोनों याद रखिएगा। और तीसरा एक और याद रख लीजिएगा, कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये तो मेरठ में है। तो मेरठ में भी 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने देख ली, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय देख लिया, और एक इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 3 याद रख लीजिएगा, कृषि विश्वविद्यालय हैं ये। कौन कौन से, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है ये। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये मेरठ में है। ठीक है, तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं प्राविधिक शिक्षा है जो, इससे क्या क्या आएगा। 3 प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाए गए, कौन कौन से, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग 2013 में बनाया गया था, ये कहाँ पर है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये गोरखपुर में है। और HBTI ये कानपुर में है। तो 3 ये प्राविधिक विश्वविद्यालय याद रखिएगा। अब IIT ध्यान रख लेते हैं कौन कौन सी है। 3 IIT है यूपी में, एक तो कानपुर, एक प्रयागराज और एक और प्रयागराज। कानपुर में एक तो देखिए IIT कानपुर हो गया, फिर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयागराज, ये तीनों तीनों याद रख लीजिएगा। तो ये हमने देख ली जो यूपी की इंपॉर्टेंट सेंट्रल एंड यूनिवर्सिटी एंड IIT। ठीक है, अब एक देख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में अपना पहला नोडल सेंटर बनाया गया था। ठीक है, कौन सा, पहला अपना नोडल सेंटर बनाया था इसरो ने। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, तो इसको आप स्टार लगा के रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग, अब हम लोगों ने 2 चीजें कंप्लीट यहाँ पर कर ली हैं पूरी की पूरी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे हैं, प्रमुख व्यक्तित्व देखे हैं। और उसके बाद फिर क्या देखा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिकाएं। तो शिक्षा में हम लोगों ने देख लिया कब क्या लागू हुआ, कहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, कौन सी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। ठीक, कौन से डीम्स विश्वविद्यालय है, कौन से प्रमुख राजकीय विश्वविद्यालय हैं, और कौन से कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद IIT भी देख ली है। ठीक, अब देख लेते हैं हिंदी पत्र पत्रिकाएं। चलिए देख लेते हैं स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी हिंदी पत्र पत्रिकाएं थी। तो हिंदी का जो प्रथम पत्र था वो था उद्दंड मार्डन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था, तो ये था बनारस अखबार। ये सारे के सारे जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये ठीक से देख लेना है। ठीक, पहला कौन सा, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, उद्दंड मार्डन। ठीक, प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है, बनारस अखबार। और वाराणसी से सुधाकर, ठीक, मोहन मिश्र का आया था ये,
किसका, तो कौन सा था, वाराणसी से एक और निकला था सुधाकर पत्र, ठीक। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, राइटर इसके थे मोहन मिश्र, ठीक। आगरा से निकला था एक सर्वहित कारक, ठीक। आगरा में था सर्वहित कारक किसका, शिव नारायण का। और बरेली से था तत्वबोधिनी पत्रिका, तो ये किसका था, गुलाब शंकर का, ठीक है। बनारस से कौन सा था, फिर एक और कवि वचन सुधा, ठीक। ये किसका था, भारतेंदु का। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, तो आपको याद तो करने पड़ेंगे ये। वाराणसी से कौन सा निकला था, सुधाकर, जिसके लेखक कौन थे, मोहन मिश्र। आगरा से निकला था सब हितकारक, जिसके लेखक कौन थे, शिव नारायण। और बरेली से निकला था तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसके लेखक कौन थे, गुलाब शंकर। और बनारस से निकला था कवि वचन सुधा, जिसके लेखक कौन थे, भारतेंदु, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से कौन सा, कर्मयोगी सुंदरलाल। ये कर्मयोगी जो पत्र था उसके लेखक कौन थे, सुंदरलाल थे, ये प्रयागराज से निकला था। और कानपुर से एक और निकला था प्रताप, ये था गणेश शंकर का। तो इतने हम लोगों ने, ज्यादा लेटर तो है नहीं, यही बार बार रिपीट करता रहता है, घूम घूम के पूछता रहता है, तो हमें इतने याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं उर्दू पत्र पत्रिकाएं। उर्दू पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा से निकला था सरदल अखबार, ठीक है, उर्दू अखबार था। और ये पहला अखबार अगर आपसे पूछा जाएगा तो अखबार आया था आपका सरदल अखबार, ठीक है। और लखनऊ से आया था एक कौमी आवाज, ये किसने निकाला था, जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने मिलकर निकाला था इसको। तो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से तो पहला आया था, अगर पहला पूछा जाएगा तो सरदल अखबार कहाँ से, आगरा से। और कौमी आवाज कहाँ से आया था, लखनऊ से, लेकिन कौन किसने निकाला था इसको, जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें वैसे तो लोकेशन दिखाई जाएगी, तो कहा ये हो गया आपका लखनऊ, ये हो गया आपका कानपुर, ठीक है, यहीं से ज़्यादा, फिर प्रयागराज ये हो गया, ये हो गया आपका बनारस, और ये हो गया गोरखपुर, यहीं से पूरे पेपर निकले हुए हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको जो जितनी भी जनजाति है ना उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनजाति को हम लोग ठीक से देख लेते हैं। और इसके बाद जो जो सेंसस पढ़ेंगे हम लोग, जो जनगणना पढ़ेंगे, वो अलग से देख लेंगे टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी देखना है खाली खाली अनुसूचित जनजातियां। चलिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 0.6%, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कितनी है, 1967 में अधिसूचित हुई थी ये, और 10 जो हुई थी वो हुई थी 2003 में अधिसूचित। तो टोटल मिलाकर अभी यूपी में 15 एसटी मतलब समुदाय हैं, कह सकते हैं कि जो जनजातियां हैं वो कितनी है, 0.6 तो इनका हो गया प्रतिशत, और 5 बन गई थी आपकी एस टी में आ गई थी जनजातियां, वो थी 1967 में अधिसूचित हुई थी। और जो 10 जनजातियां थी वो 2003 में अधिसूचित हुई थी। तो अभी टोटल मिलाकर अगर पूछा जाए तो 15 जनजातियां हैं जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जनजातियों का है 8.6%। टोटल भारत में बात हो रही है तब है 8.6%, लेकिन अगर यूपी में बात हो रही थी तब था 0.6%। दोनों परसेंटेज पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अब देखते हैं जनजातियां कौन कौन सी, थारू जनजाति देख लेते हैं। आप देखते चलिएगा, फिर बाद में मैपिंग की सहायता से हम लोग देख लेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो थारू पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये है थारू, ठीक। किरात वंश से संबंधित है, इसका वंश अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा किरात वंश से संबंधित हो जाएगी। और ये तराई क्षेत्र के जिलों में निवास करती है, ठीक है। अभी इसको मैप में भी देख लेंगे। संयुक्त व मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, इसमें संयुक्त परिवार होता है और मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, इसमें पितृ सत्तात्मक समाज नहीं होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पितृ सत्तात्मक समाज नहीं है, इसमें कौन सा समाज है, मात्र सत्तात्मक, ठीक। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय इस जनजाति हेतु स्थापित किया गया है, कौन सा, एक विश्वविद्यालय अगर कहीं पर पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक, याद रहेगा। लठ भरवा भोज और दीपावली, ये त्योहार कौन कौन से मनाते हैं, लठ भरवा भोज मनाते हैं और दीपावली को ये शोक के रूप में मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा है, कम से कम आज तक 10 एग्जाम में पूछ लिया गया होगा ये, कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाई जाती है, तो ये वही जनजाति है थारू, जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बुक्सा। बुक्सा कहाँ पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी बिजनौर जिले में, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है ये। और ये कहाँ से आई थी, तो पतवार राजपूत वंश से ये अपना जिक्र करते हैं कि हम लोग पतवार राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं, है ना। तो बिजनौर जिले में, जिला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है जिला।
तो बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर जिले से आती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं खरवार और खैरवार जनजाति। खरवार और खैरवार जनजाति को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, कत्थे का व्यापार करते हैं और कर्मा लोक नृत्य यही करते हैं। हम लोगों ने जो पूर्वोत्तर में कर्मा नृत्य पढ़ा था ना कल, तो वो जो कर्मा नृत्य है वो यही खरवार और खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इनका थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? पहरिया, बैगा, अगरिया और पटारी। ठीक है, और ललितपुर में पाई जाती है सहरिया। मात्र एकमात्र जो ललितपुर में पाई जाती है वो है सहारिया। बाकी जितनी भी रिया मिलेंगी वो सोनभद्र में मिलेंगी। ठीक है, तो पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी ये सोनभद्र में मिलेंगी। देखिए ये आपका दिया हुआ है सोनभद्र में कौन कौन सी मिल रही है? बैगा, अगरिया, पटारी, पहरिया। ठीक है, और सहरिया कहाँ पर मिलेगी आपको? सिर्फ ललितपुर में। और यहाँ पर आपको जौनपुर में कौन कौन सी मिलेगी? तो ये मिलेगी, सॉरी जौनपुर में नहीं, ये आपको यहाँ पर मिलेगी नॉर्थ में सहारनपुर के पास में, तो पांडव वंशज, जौनसारी और माहीगीर। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा यहाँ से। अब देख लेते हैं प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले की अगर बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर मिलेगी? सोनभद्र में, क्योंकि देखिए सोनभद्र में हम लोगों ने वैसे ही देख लिया है कितनी जनजातियां पाई जाती हैं। फिर उसके बाद वहीं बलिया और देवरिया में। ठीक है, तीनों को आप डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिएगा, एक तो नंबर एक का तो रख ही लीजिए। ठीक है, फिर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, कन्नौज और बदायूं। तो बागपत आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर नंबर एक पर कौन सा? बागपत आ गया, नंबर दो पर कन्नौज आ गया, नंबर तीन पर बदायूं आ गया। तो कम से कम पहला तो याद रखिएगा बागपत। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनजाति जो अनुसूचित जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सोनभद्र में। और पूछा जाए कि सबसे कम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी बागपत में। ठीक, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो प्रतिशत में भी सोनभद्र टॉप पे, फिर ललितपुर, फिर देवरिया। ठीक है, तो ललित यहाँ पर भी सोनभद्र टॉप पर है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो ये मिलेगा आपको बागपत, कन्नौज और बदायूं। ठीक है, सेम ही है ये तो आपको बागपत यहाँ पर टॉप पर कर लेना है। अगर न्यूनतम की बात करें तो बागपत, अधिकतर की बात करें ज्यादा तो कहाँ पर? सोनभद्र में। ठीक है, अब प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात कितना है? तो ये है 951। ठीक है, और प्रदेश का कितना है? 912 है ना, तो ये याद रख लेना है। और देश का कितना है? 943। ठीक, इतना ही है ना। तो ये आपको पूरे पूरे अभी हम लोग सेंसस पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो देख रहे हैं उसको देख लेते हैं। फिर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? देख लिया हम लोगों ने, 951। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वन रावत। ये भी आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा जनजाति के रूप में थारू हो गई। और सबसे कम कौन सी हो जाएगी? तो वन रावत। आपको ये ध्यान रख लेना है पॉइंट। अगर ज्यादा वाली तो सबको ही बता लेगा, लेकिन अगर कम पूछ ली तो वन रावत आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। ठीक, 2003 से पूर्व की थी। फिर थारू सिर्फ 2003 से पहले सिर्फ दो थी, कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। और अभी अगर देखा जाए तो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, महीगीर जनजाति कितनी है? महीगीर जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी बिजनौर जिले में। अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना है। ये जो माहीगीर है ना, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, माहीगीर एक मछली की भी प्रजाति होती है। इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम पड़ा है। क्या पड़ा है? माहीगीर। और इसका मुख्य काम क्या है? मछली पकड़ना। और इसकी एक खासियत और है, ये स्पेशली जो है ना इस्लाम धर्म से ये बिलोंग करती है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो अभी हम लोगों ने कितनी जनजाति देखी? बहुत ज्यादा तो देखी नहीं है। देखिए सबसे पहले देखी थी थारू, फिर उसके बाद देख ली थी हम लोगों ने वोक्सा जनजाति। कहाँ पर मिली थी? थारू कहाँ पर मिली थी? ये मिली थी हमें उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ठीक है, फिर वोक्सा वोक्सा मिली थी बिजनौर जिले में। फिर खरवार और खैवार ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी कि देखा जाए तो ये पूर्व उत्तर क्षेत्र में मिली थी, है ना। और सोनभद्र में हम लोगों ने देख लिया था कैसे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है जो कि प्रमुख है? पहरिया, बैगा, अगरिया और पटारी। फिर ललितपुर में सहरिया। तो ललितपुर में सिर्फ एक ही मिलती है, वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको देगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको याद रख लेना कि ललितपुर में एक ही जनजाति मिलती है, कौन सी? सहरिया। ठीक है, फिर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला देखा हम लोगों ने, तो कौन सा है? सोनभद्र। ठीक,
और प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत। प्रतिशत में भी देखें तो सोनभद्र और बागपत ही है, अलग नहीं है ना। और सबसे छोटी जनजाति की बात करें तो कौन सी है? बर्रावत। और अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है इसका? 951। ठीक है। फिर देखिए हम लोगों ने माहीगीर जनजाति, तो ये बिजनौर जिले से बिलोंग करती है और इनका जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो मछली पकड़ना है। इस्लाम धर्म से ये बिलोंग करती है। एससी और एसटी शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये देख लिया हम लोगों ने सारी की सारी जनजातियां। अब हम इनको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जो बुक्सा जनजाति है ये मिलती है यहाँ पर आपको बिजनौर में, है ना। तो बिजनौर वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी? बुक्सा जनजाति। और ये सेकंड बिगेस्ट जनजाति है यूपी की। ठीक है। फिर ये जो तराई एरिया हमारा है ये वाला, देखिए यहाँ पर ये जो नेपाल और उत्तराखंड से कुछ बॉर्डर पर लगे हुए क्षेत्र है, ये यहाँ पर मिलेगी आपको थारू जनजाति। और थारू जनजाति है ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना इससे संबंधित, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और मात्र सत्तात्मक जनजाति है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी खरवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र से और सोनभद्र तक आपको जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको खनवार जनजाति, है ना। तो ये हम लोगों ने देख ली जनजातियां। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान और संगठन, तो इसको और देख लेते हैं कंप्लीट करके। ठीक। तो अब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट रखे हैं कि लखनऊ में आपको क्या मिलेगा और कानपुर में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए लखनऊ में क्या मिलेगा? इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर? लखनऊ में। और वहीं पर शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी कानपुर में। और यूपी में शुगर केन शोध संस्थान कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा शाहजहांपुर में। तो तीनों शुगर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहीं पर आपको दिखा दिए गए। एक तो सबसे पहले इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च की बात हो तो कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। शुगर केन टेक्नोलॉजी की बात हो, टेक्नोलॉजी में हमारा सबसे आगे कौन सा? कानपुर ही, आईआईटी से। ठीक। तो टेक्नोलॉजी की बात होगी तो कानपुर। और शुगर केन शोध संस्थान, शोध की बात करें तब शाहजहांपुर। तो तीनों देख लिए। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? आपका लखनऊ में मिलेगा, है ना। पशु जैविक औषधि संस्थान भी यहीं पर मिलेगा। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर मिलेगा। और उपोष्ण, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद की बात हो तो ये भी कहाँ पर मिलेगी? ये आपको यूपी में ही मिलेगी। और सेंट्रल की बात करें भारत की तो ये कहाँ पर मिलेगी? दिल्ली में मिलेगी फिर, है ना। तो ये याद रखना, अगर सेंट्रल की बात हो तो फिर मिलेगी दिल्ली में, और अगर यूपी अनुसंधान परिषद की बात हो तो फिर ये मिलेगी उत्तर प्रदेश की कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये तो फेमस है बहुत ज्यादा, ये तो सबको पता होगा, ये तो लखनऊ में ही मिलता है ना। और इंडियन टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ये भी मिलता है आपको लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर मिलेंगे? ये भी लखनऊ में। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, ये भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा। तो लखनऊ में कुल मिला के हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं सारी की सारी देख ली। ठीक है। एक तो क्या? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज और राष्ट्रीय फल संगठन और डिब्बाबंदी संस्थान, ये लखनऊ में ही मिलते हैं। बाकी ये तो पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट है ये तो याद ही रहने चाहिए। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, पशु जैविक औषधि संस्थान, ये सारे के सारे लखनऊ में मिले हैं। ठीक। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान भी यहीं पर मिलेगा आपको, जो कि एक हमारा कह सकते हैं कि एकमात्र कथक संस्थान है 8 में से, जो सांस्कृतिक कथक है वो हमारा मिलता है कहाँ पर? लखनऊ में ही। ठीक। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम भी यहीं पर मिलेगा। अब देख लेते हैं हम लोग, लखनऊ के हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिए सारे के सारे। अब देख लेते हैं कानपुर में क्या क्या मिलेगा आपको। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये मिलती है कानपुर में। ठीक है। और इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर मिलेगा? ये भी कानपुर में मिलेगा। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं ना कानपुर को, तो जो टेक्सटाइल का काम होता है वो यहीं पर तो होता है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी यहीं पर मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैंड, तो ये भी यहीं पर मिलेगा आपको कानपुर में। ठीक है। और राजकीय चर्म संस्थान, ये भी मिलेगा आपको कानपुर में। तो ये कानपुर से 4-5 चीजें याद रख लीजिएगा। एक तो शुगर टेक्नोलॉजी और इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडी कैप। ठीक। और राजकीय चर्म संस्थान। अब देख लेते हैं गाजियाबाद में क्या मिलेगा? क्लॉथ यानी कि कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला
और ये जरूर याद रखिएगा, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। मथुरा में क्या मिलेगा आपको? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मथुरा में क्या मिलता है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देख लेते हैं मेरठ में, मेरठ में क्या मिलता है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ठीक है, क्षेत्रीय इकाई एक है जो कि आपको मिल जाएगी मेरठ में, तो ये यही याद रख लेना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो ये भी मिलता है मेरठ में, तो दो चीजें आप मेरठ से याद रख लीजिएगा। फिर सिंगल सिंगल है, जो कि पूछने की जो मात्रा है सबसे ज्यादा यहीं से होती है। देखिए, कालीन के लिए क्या फेमस है? भदोही, तो भारतीय अनुसंधान औद्योगिक संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको? भदोही में मिल जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको अमेठी में, तो एक ये याद रख लीजिएगा। फिर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बरेली में है ही, सबको पता है, इज्जत नगर में, अभी भी हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, इज्जत नगर में ये मिलेगा। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर मिलेगा? बरेली में, ठीक। फिर बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको नोएडा में, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, लेबर की बात हो अगर तो फिर ये नोएडा चले जाइएगा आप, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब्जी वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर मिलेगा? बनारस में। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक ये और एक ये वेटरनरी सेंटर, है ना, जो बरेली में है, जयनगर में। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये सहारनपुर इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? ये खुर्जा में मिलेगा, तो खुर्जा सिरेमिक के लिए वैसे ही फेमस है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर? वाराणसी में मिल जाएगा आपको हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर मिलेगा? गाजियाबाद में। ये पूछे जाते हैं तीनों के तीनों, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिएगा, है ना, इनको भूलना नहीं है किसी भी हालत में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। फिर इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में मिल जाएगा, ये ग्रेन स्टोरेज। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मिल जाएगी आपको नोएडा में। पान के लिए क्या फेमस है? जीआई टैग कहाँ पर मिल रखा है पान को? महोबा में, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? वो महोबा ही में रहेगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, तो गन्ना शोध परिषद की बात यदि की जाए ना, काउंसिल की बात की जाए तो शाहजहांपुर, है ना। और मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चीनी टेक्नोलॉजी के लिए कानपुर, और आपका जो गन्ना शोध परिषद के लिए बात की जाए तो शाहजहांपुर, ठीक है। फिर कांच उद्योग और विकास केंद्र के लिए, कांच के लिए कौन सा फेमस है? तो फिरोजाबाद, वहां पर चूड़ियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला वन, तो ये बना है ग्रेटर नोएडा पे। जैसे ही आप कहाँ पर जाओगे, यमुना एक्सप्रेस वे पर स्टार्ट होते हो ना, वहीं पर यमुना एक्सप्रेस वे के शुरुआती स्तर पर वहीं बना हुआ है फॉर्मूला वन का एरिया है, वो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम से बनाया गया है, ठीक। लेदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहाँ पर? बथरा उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी। देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप आगरा और कानपुर दिमाग में नहीं रख लीजिएगा, यहाँ पर आप बथरा याद रखिएगा, उन्नाव में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर आगरा में क्या क्या याद रखना है? आगरा में रख लीजिएगा सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये दो आगरा में याद रख लीजिएगा। रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों आपको रायबरेली में देखने को मिल जाएंगे। फिर बरेली में देख लीजिएगा, बरेली में सेंट्रल एविएशन मतलब पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में बना हुआ है, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये इज्जत नगर में बना हुआ है। तो दो ये बरेली से याद रख लीजिएगा, है ना। तीनों के तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है। आगरा में दो चीजें देखी हमने, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट पूछा जाता है, और नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज। देखिए, नेशनल ट्रेनिंग कॉलेज है ये पैरासूट का, तो ये भी कहाँ पर है? आगरा में। रायबरेली में क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों आपको रायबरेली में मिल जाएंगे। वहीं बरेली में मिल जाएगा सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, तो ये भी इज्जत नगर बरेली में। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी लास्ट में क्या देख लिया है? सारे के सारे जो प्रमुख जितने संस्थान थे और संगठन थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर यूपी के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर बाकी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।